साथियों, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम 2022-23 चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज जो हमारी वीडियो है ये उच्च क्लास के लिए है, जिसमें पीजीटी टी और जेआरएफ और नेट, चाहे समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उस सभी के लिए बहुत ही लाभकारी ये होगी आज की क्लास। तो आज क्लास साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और जो है देखिए, इसमें जो है आपके जो है परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हैं लाए हैं हम आज, वो बहुत ही सिलेक्टेड लेकर के आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, पहला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, ये सामाजिक स्तरीकरण का, देखिए एक चीज़ है, रटने से कुछ नहीं होता है, उसको माइंड में फीड करने से, मतलब जो है हमारा कहने का मतलब है, जो चीज़ पढ़िए उसका जो है मीन्स समझिए। मतलब जो है कॉन्सेप्ट जब तक जो है आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन का आंसर रटने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिसे लिखा है प्रक्रियात्मक स्तरीकरण का मतलब क्या होता है। स्तरीकरण का मतलब होता है स्तर, जैसे सीढ़ी होती है एक तुम्हारी, तो सीढ़ी में जो है स्तर होते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे सीढ़ी बनी है, अब ये सीढ़ी क्या है, इसमें स्तर है, ऐसे ऐसे। तो हमारा ए यहाँ पर है, ये बी है, ये सी है। स्तर का मतलब होता है एक छोटे से और ऊंच, मतलब निम्न से और उच्च तक एक प्रकार का स्तर जो होता है उसे स्तरीकरण कहते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं, प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक का मतलब होता है अच्छाई से, मतलब कोई व्यवस्था है बनाई जाती है, अगर उसमें हमें अच्छाइयाँ ही दृष्टिगोचर होती हैं, पॉजिटिव होते रहते हैं, तो उसे हम प्रक्रियात्मक रूप से मानते हैं, क्योंकि प्रक्रियात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जो है, जो इसमें लिखा है किंग्सले डेविस ने जो है इसके प्रक्रियात्मक सिद्धांत, हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो है जानने के लिए प्रक्रियात्मक रूप से कौन सा पद महत्वपूर्ण होगा, ये हमें जानना होगा। तो इसके दो स्तर होते हैं, दो चीज़ें मतलब शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि कार्य की विशेषता, मतलब कौन सा कार्य ज़्यादा विशेष होता है, ये चीज़ देखनी, मतलब किंग्सले डेविस ने बताया है। विशेषता का मतलब है उस काम को कोई कर सकता है या नहीं, मतलब कम से कम लोग, जैसे मान लीजिए मिठाई बनाना हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता दें मिठाई, तो मिठाई बनाने में जैसे मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, अब 10 लोग में एक व्यक्ति हलवाई है, वो खाना बना लेता है मिठाई, तो उसमें विशेषीकरण पाई जाती है। विशेषीकरण वाला कार्य जो है उस हलवाई में पाया गया है। भाई मिठाई बनाना सबको आता नहीं, हाँ, अब किसी को कंप्यूटर चलाना बढ़िया आता होगा, तो कंप्यूटर में विशेषीकृत हो गया। तो इस तरीके से कार्य का विशेषीकरण का मतलब होता है उस काम को कोई कर सकता है या नहीं, और जिस काम को जितने कम लोग कर पाएंगे वो उतना ही विशेषीकृत होगा। ऐसा है, विशेषीकरण का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी दूसरी कंडीशन है दूसरों की निर्भरता। अगर हमारा कोई कार्य है तो उस पर कितने लोग निर्भर होते हैं, ये चीज़ माना जाता है। तो इस तरीके से मान लीजिए जैसे कोई वैकेंसी आती है, उसके लिए जो है पद मान लीजिए 1000 हैं और उसमें 1 लाख लोग आवेदन किए हैं, तो पद कितने हैं, 1000 पदों पर जो है 1 लाख लोगों की निर्भरता, ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि जो है कार्य की विशेषता और दूसरों की निर्भरता, ये चीज़ जो है दोनों चीज़ हमें स्पष्ट रूप से मतलब जानकारी हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा था। देखिए, ये एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन को जो है थोड़ा रटना भी पड़ता है और ट्रिक के माध्यम से उसको जो है देखना पड़ता है। तो परिभाषाएं बहुत सी हैं सोशोलॉजी में, और जिसमें जो है हमको कौन सी परिभाषा जो है याद कहाँ तक करेंगे, कितनी याद कर पाएंगे, तो उसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे लिखा है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा हमारी ऑकबर्न एवं निमकाफ की है। किसकी है, ऑकबर्न और निमकाफ की।
अब एक चीज़ थोड़ा ट्रिक में बताया दे रहा हूँ आपको। जैसे लिखा है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। जितने भी सामाजिक परिवर्तन हैं, जितने भी हमारे समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब किससे होते हैं? विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो विचारों का सिद्धांत, विचारों के माध्यम से घटित होने का सिद्धांत बताया है, ये आगबर्न और निमकाफ ने बताया है। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? हमारे हिंदू विवाह में आप सभी जानते हैं कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। पहला कौन सा है? ब्रह्म विवाह। ये हमारा है पहला, ब्रह्म विवाह हो गया। दूसरा है दैव विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है आर्ष विवाह। और चौथा हमारा है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह। तो ये 4 प्रकार के विवाह जो हो गए, इनको हम कहते हैं प्रशस्त विवाह। प्रशस्त, ये हमारे क्या हैं? प्रशस्त विवाह। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ये 4 हमारे प्रशस्त विवाह माने जाते हैं। और अप्रशस्त कौन कौन से हैं? जैसे हमारा एक हो गया गंधर्व विवाह, दूसरा हो गया गंधर्व विवाह के साथ साथ फिर राक्षस विवाह, नहीं असुर विवाह, असुर विवाह। तीसरा हो गया राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और हमारा जो चौथा हो गया वो हो गया मतलब पैशाच विवाह, पैशाच। तो इस तरीके से हमारे हिंदू विवाह जो है, सब हमारे हिंदू जो है धार्मिक दृष्टि से जो है 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं, जिसमें हमने बता दिया। लेकिन इसमें उच्च कोटि का पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि उत्कृष्ट कोटि का विवाह कौन सा नहीं है। तो इसमें उत्कृष्ट कोटि का विवाह जो है हमारा गंधर्व विवाह नहीं है। गंधर्व विवाह तुम लोगों ने मतलब सुना होगा। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह जो वो एक आजकल के आधुनिक युग में हम प्रेम विवाह को मानते हैं, जब कन्या और वर दोनों अपनी इच्छा से एक दूसरे का चुनाव करके उसके बाद शादी कर लेते हैं, तो उसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। फिलहाल 8 विवाह हैं। 8 विवाह पर अगर हम चर्चा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो है हमने गंधर्व विवाह के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। बाकी आप पढ़िएगा एक एक करके, जब विवाह का चैप्टर आएगा तो सारा अच्छे से हम पढ़ा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता है वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। ये किसने कहा है? ये भी डेफिनेशन है, इसको भी याद करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ ये है धर्मनिरपेक्षीकरण, इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। धर्म निरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी धर्म की अवहेलना, आलोचना, निंदा ना करना। मतलब हम सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी जितने भी धर्म हैं, हम किसी भी धर्म की निंदा, आलोचना नहीं कर सकते हैं। हमारी आस्था भले ही किसी धर्म में हो या ना हो, वो बात अलग की है, लेकिन हम जो है किसी भी धर्म की मतलब निंदा हम नहीं हमें करना चाहिए। ये चीज़ जो है मेन रूप से जानना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब यही हो गया। अब लिखा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं रहा। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा हमारी है M.N. श्रीनिवास। किसकी है? M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास जो है धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में बहुत ही मशहूर समाजशास्त्री हैं। इन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण के अलावा और कौन कौन सी लिखा है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने कौन कौन से। देखिए, एक कुर्ग जाति का इन्होंने अध्ययन किया था, जिसको हम कहते हैं सार्वभौम। वहाँ पर कुर्ग जाति का अध्ययन इन्होंने M.N. श्रीनिवास ने किया था, तो उसको ब्राह्मणीकरण नाम दिया था। बाद में ब्राह्मणीकरण का नाम बदल करके जो है क्या किया था, इसको कमेंट बॉक्स में छापना है तुमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। हमारी सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है। किस में होती है? समुदाय में होती है, कि समिति में होती है, कि संस्था में होती है, कि किसी में नहीं होती है। तो यहाँ पर समुदाय, समिति और संस्था, इन तीनों के बारे में अगर जानते हो
तभी जो है इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए, जो हमारी ऐच्छिक सदस्यता होती है वो होती है हमारी समिति से। किससे होती है? समिति से। समिति की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता हमारी क्या है? पहली विशेषता है समितियों की सदस्यता औपचारिक होती है, जिसके लिए निवेदन पत्र या निश्चित फीस देनी पड़ती है। दूसरी हमारी क्या है विशेषता? समितियों के पदाधिकारियों का निर्धारित समय के बाद चुनाव होता रहता है। फिर तीसरी विशेषता इसकी क्या है? समितियों की निर्धारित एवं लिखित नियमावली होती है। चौथा है हमारा, समितियां निश्चित उद्देश्य और हित पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित की जाती हैं। पांचवा क्या है? उद्देश्य पूर्ति के फलस्वरूप समितियां विकसित कर जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, कई लोग मिल करके अगर हम एक सभी जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, तो 10 लोग मिल करके हम एक समिति का गठन कर लेते हैं और फिर अपने हम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और फिर लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उस समिति का विघटन कर देते हैं। तो इसलिए समिति एक अस्थायी भी होती है, स्थायी नहीं होती है। तो इसकी सदस्यता क्या होती है? समिति की ऐच्छिक होती है। भाई हम किसी समिति, जैसे धार्मिक समिति है, ऐच्छिक समिति है, व्यापारिक समिति है, तो इसमें हमारी इच्छा है तो उसमें सदस्यता धारण करें, नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे, तो ये ऐच्छिक होती है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अब देखिए, इसमें जो है प्रकारवाद के बारे में भी पहले हमने पढ़ा है। किंग्सले डेविस और मूर ने मतलब जो है उसके विषय में कहा है। दूसरा प्रश्न फिर आ गया है कि प्रकारवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है ऑगस्ट काम्टे, दूसरा है डब्ल्यू पैरेटो, तीसरा है आर.के. मर्टन और चौथा है बोगार्ट्स। तो इसमें जो आंसर हमारा एकदम निश्चित है, सही है 100%, वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि जो है आर.के. मर्टन, सी नंबर होगा। आर.के. मर्टन इज द राइट आंसर। मर्टन क्या कहते हैं कि प्रकारवादी सावयवी सदस्यता पर आधारित एक सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्म अनुरक्षित व्यवस्था है जिसमें विरोधी प्रवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है। इस सिद्धांत का प्रारंभिक विकास दुर्खीम, मैलिनोवस्की और ब्राउन के विचारों से संभव हुआ था तथा आधुनिक समाजशास्त्र में इसको संशोधित करके अध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में विकसित करने का काम अमेरिकी समाजशास्त्री मर्टन द्वारा किया गया था। तो जो हमारा जो प्रकारवाद का सिद्धांत है, इसको स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था दुर्खीम ने। किसने? दुर्खीम ने। और किसने? मैलिनोवस्की ने। और किसने? ब्राउन ने। लेकिन इसे संशोधित करके इसका जो है व्यवस्थित जो मतलब रूप प्रस्तुत किया है वो हमारे आर.के. मर्टन साहब ने प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए जो है प्रकारवाद के अध्ययन से हमारे जो आर.के. मर्टन जी हैं वो विशेष रूप से जुड़े हैं। वैसे इसमें दुर्खीम और ब्राउन और मैलिनोवस्की इनके नाम भी इसमें नहीं है, हमें आर.के. मर्टन का नाम मिल रहा है, तो इसमें हमें टिक लगा देना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है मैलिनोवस्की, दूसरा है मर्टन, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है तुर्खीम। तो इसमें प्रकट और अप्रकट ये प्रकार जो है, प्रकार का वर्णन किसने किया था? इसका ऑप्शन है, आंसर नंबर सही है दूसरा, बी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी ऑप्शन इज द राइट है, यानी मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की ने ही जो है सबसे पहले प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार के रूप में मतलब वर्णित किया है। प्रकट प्रकार किसे कहते हैं? प्रकट प्रकार किसी घटना के वे परिणाम हैं जिनके घटित होने का अनुमान पहले से रहता है। जैसे मान लीजिए हम परीक्षा दे रहे हैं, तो उस घटना से हमें ये स्पष्ट मतलब जानकारी है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, क्वेश्चन मतलब लिखा है, तो इसका हमें मतलब उत्तर नंबर मिलेगा, अंक हमें मिलेगा। और अप्रकट प्रकार का मतलब ऐसे हम काम कर रहे हैं जिसके विषय में हमें निश्चित नहीं है कि क्या मिलेगा, भले वो फल मिल जाए लेकिन उसके विषय में हम ये नहीं कह जानते हैं कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसका कोई इरादा नहीं होता। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई व्यक्ति जा रहा है साइकिल से रिश्तेदारी में जा रहा है, कहीं जा रहा है और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट के विषय में उस व्यक्ति को ज़रा सा भी जो है भनक नहीं रहती है, ज़रा सी भी जानकारी नहीं रहती है।
तो ये क्या है, ये अप्रकट है। और प्रकट क्या है, प्रकट ये है कि जिसके विषय में हम जानते हैं कि हाँ ये हम जाके वहाँ जाएंगे तो ये हम करेंगे, तो पहले से ही हमको उसके विषय में जानकारी होती है। तो ये हमारा हो गया प्रकट प्रकार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, समाजशास्त्र के एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है और एक हमारा है समन्वयात्मक संप्रदाय। दो संप्रदाय हैं। तो इसमें समाजशास्त्र के जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं उसमें कौन कौन से हैं। पहला है, देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 4 ऑप्शन तुमको छांटना है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है जेसेमेल, दूसरा है एल.टी. हाबहाउस, तीसरा है एफ. टॉनिज और चौथा है वान विजय। ठीक है, तो अब ये 4 हमारे जो है क्या हैं, 4 हमारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ये देखना है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये देखना है संबंधित कौन है, नहीं है स्वरूपात्मक संप्रदाय से। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन से हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं जैसे सीमेल, कौन है, सीमेल हो गए। और सीमेल के अलावा कौन से हैं, वीरकांत हो गए, मैक्स वेबर हो गए, टॉनिज हो गए, ये टॉनिज भी हो गए हमारे। ठीक है, और वानवीज है, इस्माल है, रिचर्ड है, बोगार्ट्स है, रास है, पार्क है, ब्रगेस है, ये सब हमारे जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के हो गए। तो इसमें कौन से हैं, इसमें कौन से हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो नहीं कौन है, एल.टी. हाबहाउस, एल.टी. हाबहाउस। तो एल.टी. हाबहाउस किससे संबंधित है फिर, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है एल.टी. हाबहाउस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा है। पहला ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी, दूसरा है डी.पी. मुखर्जी, तीसरा है डी.एन. मजूमदार और चौथा है ए.आर. देसाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मतलब जात यहाँ जात लिखा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा है, डी.एन. मजूमदार ने कहा है। डी.एन. मजूमदार का कहना है कि जात एक बंद वर्ग है, क्योंकि हम जिस जात में पैदा हो जाते हैं तो उस जात से हम निकलकर दूसरी जात में नहीं जा पाते हैं। हमेशा व्यक्ति जिस जात में पैदा होता है उसी जात का जीवन आजीवन बना रहता है सदस्य, और मर जाता उसी जात में रह करके, लेकिन वो जात अपनी नहीं बदल पाता है। इसीलिए हम जो है इसे जाति को एक बंद वर्ग की संज्ञा डी.एन. मजूमदार ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है। देखिए, जो हमारा सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है, मतलब जो है हमने बताया था स्थिरीकरण का क्या मतलब है। स्थिरीकरण का जैसे सीढ़ी है तो ये ऊंचाई पर है, ये मध्यम में है, ये नीचे स्तर पर है, तो ये हमारा क्या है, स्थिरीकरण है। तो किस किस से होता है, जैसे वर्ण से, वर्ण हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये होते हैं ना, इसमें स्थिरीकरण होता है। जात में स्थिरीकरण होता है। शक्ति में स्थिरीकरण, यानी लिखा है किसे माना जाता है। तो वर्ण है, जाति है, शक्ति है, इन सभी में हमारा स्थिरीकरण देखने को मिलता है। वर्ण में ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च होता है, शूद्र नीचे होता है सबसे। जाति में भी ब्राह्मण उच्च माना जाता है, फिर शूद्र नीचे माना जाता है, इस तरीके से। और शक्ति में भी जो धनाढ़ व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, वो सर्वोच्च ऊंचे पद पर होते हैं। जो गरीब होते हैं, जिसके पास शक्ति नहीं होता, पावर नहीं होता, वो निचले स्तर पर होते हैं। तो जो सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है वो हमारा वर्ण भी है, जात भी है, शक्ति भी है, ये सभी चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। इसमें ये इसका ऑप्शन पहला है ग्रीन, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है मैकआइवर एवं पेज और चौथा है जॉनसन। तो इसका हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाली जो है इस किसने दिया है, मैकआइवर एवं पेज ने। इसका आंसर जो है सी नंबर द राइट है। तो मैकआइवर पेज ने क्या कहा है, प्रत्यक्ष सहयोग, यानी प्रत्यक्ष सहयोग के विषय में कहा है कि समान उद्देश्य के लिए समान कार्य, जैसे किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी के लिए मिलकर प्रचार करना। जैसे मान लीजिए कोई चुनाव एमएलसी लड़ रहा है या विधायक है, सांसद है, और उसके साथ में हम सारे लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये हमारा प्रत्यक्ष सहयोग हो गया। कहने का मतलब यह है कि उस नेताजी को जिताने के लिए हम उसके साथ साथ सहयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रत्यक्ष सहयोग होता है। प्रत्यक्ष सहयोग जो है ये मिलकर किसी एक कार्य को किया जाता है।
और अप्रत्यक्ष सहयोग क्या है? अप्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग का मतलब होता है ये कि हम भले ही जैसे जानते नहीं हैं, लेकिन हम एक मतलब जो है जानबूझकर हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जा करके किसी सहयोग में हमारा कार्य संलग्न हो जाता है। जैसे कि एक बिस्कुट वाली फैक्ट्री है, मान लीजिए चल रही है, और उसमें मजदूर हैं। अब एक जो पैकिंग कर रहा है, ठीक, एक पैकिंग कर रहा है मजदूर, एक वो हो गया, एक वो मजदूर हो गया जो आटा लगा रहा है, आटा बना रहा है, ठीक, उसमें पर्याप्त चीनी वो सब मटेरियल डाल रहा है, ठीक। तो उसमें कितने कारीगर लगे रहते हैं? बहुत से होते हैं, और सबका काम अलग अलग है। कोई पैकिंग वाला काम है, किसी का जो है आटा गूँथने काम है, किसी का जो है उसमें मानक देखना है, किसी को जो है मशीन का ताप देखना है, कैसे कितने ताप पर चल रही है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन क्या है, लेकिन सबका जो है मिला करके लक्ष्य एक है, बिस्किट का निर्माण करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अप्रत्यक्ष सहयोग। क्लियर? अब चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमने बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बचा है लास्ट। तो सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? इसमें पहला है ग्रीन, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है बर्गेस, चौथा है जॉनसन। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है। फिर अगर हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर जो है आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल हमारा, और जो है अगर अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेशन कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो फिर हम आपको इससे अच्छा वीडियो बना के उपलब्ध करा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।